So let's continue with the upcoming questions. Question number 21. The organism cicada, froghopper, pond skater are bird, fish, insect, reptile. तो पॉन्ड पे स्केट करता है, मतलब सरफेस पे, सिर्फ सरफेस पे चलता है। तो जनरली फिशेस पानी के अंदर रहती हैं, प्रोबेबिलिटी है इसकी ना होने की। दूसरा, रेप्टाइल्स, दे सम रेप्टाइल्स कैन स्विम लाइक क्रोकोडाइल, और बाकी सब ज़मीन पे रहते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कम है। और जो तो बचा हमारे इंसेक्ट और बर्ड्स। सम बर्ड्स होते हैं स्केट करते हैं, वो फ्लाई करते हैं, वहाँ करते हैं, हो सकते हैं, बट फ्रॉग होपर इजंट साउंड सिमिलर लाइक ग्रास होपर, तो शायद ये भी हो सकता है। तो हालांकि मुझे एग्जैक्टली पता था इसका आंसर कि इंसेक्ट है। क्यों? सिकाडा। सिकाडा बेसिकली एक बहुत फेमस पजल है, उसका भी नाम है। और जो एक इंसेक्ट होता है जो जंगलों में चिर चिर की आवाज़ करता है, वो जनरली सिकाडा ही होता है, उसी की आवाज़ है ये। बहुत ही फेमस बुक, मूवीज़ भी है, तो उससे अगर आपने कहीं पढ़ी तो आप लगा सकते, नहीं भी लगा सकते तो इन दोनों टर्म से आइडिया आपको मिल सकता है कि ये इंसेक्ट की बात हो रही है। तो इस तरह से अपना आप नॉलेज, रीजनिंग और सेंस ऑफ अवेयरनेस यूज़ करके आंसर तक पहुंच सकते हैं, अगर एग्जैक्ट नहीं पता है फिर भी, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, ये आईक्यू भी टेस्ट कर रहा है, आपका ईक्यू भी टेस्ट कर रहा है, एप्टीट्यूड भी टेस्ट कर रहा है, शार्पनेस भी टेस्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अगर आप एड्स देखते होंगे, देखिए, और थोड़ा बहुत आर्टिकल्स फॉलो करते हैं न्यूज़ में, तो टूथपेस्ट में भी प्लास्टिक पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स मिलते हैं। जैसे कोलगेट वाला जो क्रिस्टल वाला आता है या क्लोजअप का आता है, उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं। और सेम चीज़ है च्युइंगम के साथ। मैंने च्युइंगम फाउंड इन मार्केट्स आर कंसिडर ए सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। हाँ, है वो। मैंने च्युइंगम कंटेन प्लास्टिक सच एज गम बेस, ये भी बात सही है। तो ये आंसर सही है और एक्सप्लेनेशन भी ए, 22 का ए। अगला सवाल, ये काफ़ी टफ सवाल है, बायोडाइवर्सिटी का। तो इसको बिना नॉलेज के सॉल्व करना टफ है, फिर भी क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं रीजनिंग लगा के? थोड़ा बहुत देख लीजिए। वैसे मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी की एक ट्रिक होती है कि आंसर सामने ना होके क्रॉस में होता है, या तो यहाँ होगा यहाँ होगा। तो जैसे आपको नॉलेज ना भी हो तो बता दें कि जो इंद्री है, मेडागास्कर में मिलता है, बबून की एक प्रजाति है, प्राइमेट्स है। इल्क के बारे में पता होगा, क्योंकि लामा इल्क सिमिलर, लामा वैसे ऊंट की तरह होता है, इल्क बेसिकली डियर की प्रजाति है। इल्क के बारे में कई बुक्स में दिया, तो इल्क पता होगा। इंडोनेशिया जो कि ट्रॉपिकल कंट्री है, वहाँ पे ऐसे जानवर नहीं पाए जाते, तो ये आप क्रॉस कर सकते हो, बेसिक नॉलेज है आपके पास। तो जब इसका ये है तो ये नहीं होगा, या हो सकता है, बट 2 तो गलत है, तो ऑल 3 तो नहीं होगा। और रही बात इंद्री की, इंद्री मिलता है हमारा मेडागास्कर में, जैसे हमने बता दिया। एक मिलता है नॉर्थ अमेरिका में, सेंट्रल एशिया में, ईस्टर्न एशिया में। बोनोबो कहाँ मिलता है हमारा? बोनोबो मिलता है डीआरसी में, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉम्बो। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। कुछ भी सही नहीं, बट बहुत ही टफ सवाल था, एक्सपेक्टेड नहीं था कि किया जा सके। अब आता है वर्ल्ड टॉयलेट डे। इट इज़ वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। एक हैक और ट्रिक है जो एक्सपीरियंस से देखा मैंने, लगभग हज़ारों क्वेश्चंस लगा के, कि मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन जो पूछता है कि ये डिपार्टमेंट इस मिनिस्ट्री का है या इस ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसे सवाल गलत होते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि गलत हो, हालांकि श्योर शॉट नहीं होता, प्रोबेबिलिटी है। तो हमको बिल्कुल आइडिया नहीं, तो ऐसे खेल सकते हैं, लेकिन बाकी स्टेटमेंट पर डिपेंड करेगा आगे क्या है। अगला है वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर the initiative of this organization
टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। तो ये जो 3 चीज़ है, समिट है, टॉयलेट डे है, कॉलेज है, ये इनिशिएटिव है इस ऑर्गेनाइजेशन का। किसका? वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का। जेनरिक बात है, हो सकता है। उसका काम है इंस्पायर करना, एक्शन लेना और सैनिटेशन क्राइसिस को ठीक करना। तो बहुत ही जेनरिक बात है। ऐसी बातें तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो कर सकती है ना, इसमें तो कुछ गलत दिख नहीं रहा है। तो आपको एग्जैक्ट ना भी पता हो तो आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करके ऐसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉमन सेंस भी इम्पॉर्टेंट है। कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा पास आ सकते हैं आंसर के। तो ये अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। अगला सवाल, अगला ऑप्शन जो है इसमें, मेन फोकस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू ग्रांट फंड टू द LDC कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव द एंड ऑफ ओपेंटिफिकेशन। पहली बात है कि मेन फोकस बोला गया है, ठीक। और फंड, तो देखिए जो फंड है ना, किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमी, फंड, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर कोई आदमी हर छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकती। अगर देती होती बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो आप नाम जानते, वर्ल्ड बैंक, IMF, GCF, ग्लोबल क्लाइमेट फंड, UNDP, ऐसी कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड्स देती हैं डायरेक्टली, NDB, ठीक है। तो जनरली बाकी ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर पैसा देना होता है यूनाइटेड नेशन को, तो इन सब के थ्रू ही देते हैं, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं देते। तो ये प्रॉब्ली गलत है। तो आंसर हमारा, देखिए इस टाइप के सवाल कॉमन सेंस से होते हैं। एग्जैक्ट आपको नहीं पता तब भी आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, ओनली 2A, जो कि सही था आंसर। बट एग्ज़ाम हॉल में ऐसे आप स्मार्टनेस यूज़ करके इसको कर सकते हैं। अगला सवाल है, लॉयन डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। देखिए ये सवाल किया जा सकता है नॉलेज ना होने के बावजूद, कॉमन सेंस से, क्योंकि हमने सभी देखा कि प्राइड ऑफ लॉयन होती है। प्राइड ऑफ लॉयन मतलब ग्रुप में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं। जैसे टाइगर जो होता है, टाइगर से अलग रहते हैं। तो उन लोगों का मीटिंग प्रॉपर सीज़न होता है, क्योंकि मिलने का टाइम फिक्स नहीं है। और जो मिलने का टाइम होता है मानसून में, ठंड में जब भी होता है मीटिंग सीज़न, वहाँ पे आते हैं, फिर वो अपना फिजिकल प्रोसेस करते हैं, वापस जाते हैं। लेकिन जो फैमिली के साथ रहता है हमेशा, तो फिर ऐसा कोई फिक्स सीज़न कैसे होगा? वो कभी भी कर सकता है, मीट कर सकता है, ब्रीड कर सकता है ना। कॉमन सेंस है, लॉजिकल है। तो ये ऑप्शन सही ही नहीं है ना, नॉट नहीं है, कोई भी सीज़न हो सकता था। ये गलत हो गया। अगला, अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीता डू नॉट रोड। देखिए ये स्टेटमेंट मैंने एग्ज़ाम में गलत कर दिया था। मेरा आंसर तो इसकी वजह से गलत हो गया, क्योंकि मैंने देखा था चीता जो होता है बार करता है, बिल्ली की तरह पर करता है। बट मुझे लगा शायद वही रोर है। रोर की डेफिनेशन मैं समझ नहीं पाया था, इसलिए गलत हो गया। जबकि जानते हुए भी कि वो रोर नहीं करता, बहुत हल्की सी आवाज़ निकालता है कैट की तरह। बट अगर न्यूज़ आपने अच्छे से फॉलो किया, उसमें साफ साफ दिया कि चीता रोर नहीं करता। चीता हमारे यहाँ नामीबिया, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज से आए थे, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट था। तो स्टेटमेंट सही है। अनलाइक मेल लॉयंस, मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम द टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। गलत बात। कई जगह पे लेपर्ड ही मेन प्रेडिटर्स हैं, सबसे बड़े जानवर वही हैं, तो अपनी टेरिटरी वो मार्क भी करते हैं। दूसरी बात, टेरिटरी मार्क करने के बहुत सारे तरीके हैं। पॉ के निशान, यूरिनेट कर देना, अपने जो शिकार का है उसके कुछ अंश छोड़ देना अलग अलग एरिया में, बायो मार्कर्स इनडायरेक्टली, तो वो भी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाता, क्या पूछा इसमें, करेक्ट पूछा है। तो लॉयन डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, लाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीता डू नॉट रोर, ये भी स्टेटमेंट सही है। मैंने जो गलत किया था, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। अगला, अनलाइक मेल लॉयंस, मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम द टेरिटरी, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है ना। आंसर हो गया 1 और 2, 1 और 2 आंसर है इसका। ये सवाल, बड़े बड़े सवाल ना कई बार बहुत आसान होते हैं, बस इनका काम है पेशेंस चेक करना। पेशेंस चेक करते हैं इन सब सवालों से। क्या आप इतने बड़े बड़े सवाल पढ़ते हो, बिना डरे पढ़ते हो? ठीक है। और इस टाइप के सवाल पहले भी आए थे,
EP100 2023 में तो थे शायद ऐसा सवाल, तो इसको पढ़ लिया करो, शायद उतना टफ ना हो, आपको 2 नंबर दे के जाए। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सीलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो, नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। वो तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, और 100 मिलियन फार्मर को टारगेट किया जा रहा है, नाम से ये पता चल रहा है हमें। तो एटोमोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी वर्ड है, ऐसे कई सारे सवाल यूपीएससी के आएंगे जो सिर्फ ग्रामर का खेल है। अगर आपको एग्जैक्ट उस वर्ड का मतलब पता है, अगर लैटिन हो, फ्रेंच वर्ड हो, इंडियन वर्ड हो, हिंदी वर्ड हो, तो अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता, असल में काम नहीं पता, तो भी आप वर्ड को तोड़ के वर्ड की नॉलेज से उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो 100 मिलियन फार्मर मतलब कि 10 करोड़ फार्मर की बात हो रही है, तो उनके लिए क्या क्या काम, सारी अच्छी बातें की हैं। ट्रांजिशन होगा, फूड और वाटर सिस्टम को अच्छा होगा, नेट जीरो कार्बन होगा, तो ठीक ठाक लग रहा है। तो हम आगे चलते हैं, हो सकता है ये सही हो। अगला है, इट इज़ इंटरनेशनल अलायंस एंड नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल एंड फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री। तो 10 करोड़ फार्मर का वर्ल्ड लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे कनेक्शन, जो कि फार्मर किसी भी कंट्री में कम डेवलप होते हैं बाकी के मुकाबले, पैसे वाइज दे हो सकते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज थोड़े पीछे रह सकते हैं, तो इसके सही होने के चांसेस थोड़े से कम हैं, थोड़े से कम हैं। अगला, इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फुल्ली इंटीग्रेटेड विथ सर्विस प्रोवाइडर एंड built on blockchain that let buyers, sellers and the third party trade fertilizer quickly। तो ये 100 फार्मर्स की बात की गई ना, 100 मिलियन फार्मर्स की बात की, फर्टिलाइज़र की तो बात की गई नहीं है, तो इतना नैरो डाउन क्यों किया जा रहा है? तो जनरली आप इसको ऐसे मान सकते हो, अभी भी आंसर पे नहीं आ सकते हो, लेकिन अभी भी आप बस देखो कि कौन सा बेटर लग रहा है इन सब में से। अगला, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विथ मिशन ऑफ इनकरेजिंग द फार्मर्स टू फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन और एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, दस फैसिलिटिंग टू एक्सेस ग्लोबल ओपन मार्केट टू सेल थ्रू प्रोडक्ट्स। देखिए ये स्टेटमेंट भी ठीक ठाक ही लग रहा है, बट ये थोड़ा कॉर्पोरेट है, प्रॉफिट लेडन है, और पब्लिक पॉलिसी से थोड़ा सा दूर है, ये पब्लिक पॉलिसी की ज़्यादा पास है। तो कई सवाल में आंसर पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड होता है, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम एक पब्लिक पॉलिसी मेकर्स के लिए करवा रही है। सिर्फ डीएम के बाद जब आप जाओगे, कमिश्नर के बाद, तो आपका काम ही हो जाएगा जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे, अंडर सेक्रेटरी लेवल पे पब्लिक पॉलिसी बनाना, इम्प्लीमेंट कराना। तो बहुत सारे सवाल यूपीएससी के पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, और पॉलिटी के तो होते ही हैं। कई बार हिस्ट्री सवाल भी, कई सारे सवाल मौर्य के, चंद्रगुप्त के, शिवाजी के, अकबर के इसी लिए पूछते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता था, क्या चलता था। पब्लिक पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके आसपास जो आंसर है तो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी सही होने की। तो इस तरह से इसका आंसर ए है, जो कि आपको ना आते हुए आप सही कर सकते थे। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा नॉलेज, और थोड़ा सा एग्जामिनर का टेम्परामेंट समझने से ये आप कर सकते थे। अगला सवाल आसान सवाल की कैटेगरी में है। अगर आपको इंग्लिश आती है, सारा खेल यहाँ पे है इंग्लिश का, और ये सवाल इंडायरेक्टली कई बार आ चुके हैं, बस रिपीट किया गया है। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्स, एक होता है सेंट्रलाइज सोर्स, एक ही जगह से निकलता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ये दो जनरली बड़े बड़े सोर्सेस हैं, या न्यूक्लियर पावर प्लांट। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि एक साथ में नहीं, यहाँ पे ही हो रहा है एनर्जी प्रोड्यूस, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ होगा? पहाड़ों में होगा, आइलैंड में होगा, या दूर बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन एक दूसरे से, डेजर्ट वेजर्ट में। तो बैटरी स्टोरेज हो सकता है, बायोमास से हाँ हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे, फ्यूल सेल भी होता है, रूफटॉप सोलर भी है इंडिविजुअल लेवल पे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इन सबसे बन सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। आंसर इसका डी है, ऑल है। बहुत आसान सवाल था, और ये फेवरेट टॉपिक है, रिन्यूएबल एनर्जी। और फिर से ये सवाल आगे भी आ सकता है, ये हर साल एक दो सवाल आता रहता है। तो अगर आप थीम समझ जाओगे ना, तो ऐसे इंपॉर्टेंट थीम समझ जाओगे ना, तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि थीम के आसपास ही सवाल पूछती है यूपीएससी कई बार। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए यूनिक रिलेशनशिप विथ एन इंसेक्ट दैट हैज़ को इवॉल्व्ड विथ इट एंड दैट इज ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट द ट्री। एक यूनिक रिलेशनशिप है जो को इवॉल्व हुआ है ट्री और इंसेक्ट के बीच में। तो यहाँ पे अगर आपको नॉलेज है तभी आप कर पाओगे। फेक आंसर है इसका, आड़ू। फेक में अगर देखा जाएगा ना, और इसे वैसे इंस्टाग्राम पे सब पे रील बहुत सारी आती थी कि फेक इज़ वेजिटेरियन नहीं है,
नॉन वेजिटेरियन है क्योंकि उसमें से मेल उसी फलाना फलाना, लेकिन कई सारी डिबेट फिर आ गई थी कि ये वैसे ये नॉलेज जो थी इंस्टाग्राम वाली गलत थी या व्हाट्सएप वाली, लेकिन है, अगर आपको ये पता है तो आप कर सकते हो, नहीं भी पता तो आसपास आ सकते हो, लेकिन आपको एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े रहोगे तब थोड़ा आसान है, वो ना आप अवॉइड कर सकते हो इसको। मैंगो पता है कि लोगों को मैंगो में ऐसा कुछ नहीं होता, सैंडलवुड में भी ऐसा आपको आइडिया नहीं होगा, पर छोड़ सकते हैं। तो सैंडलवुड और फिग है, वरना कॉटन के बारे में बहुत लोगों को आइडिया होता है, इन दोनों में से एक चूज़ कर सकते थे, लेकिन वरना छोड़ सकते थे। मुझे पता था तो मैंने ये कर दिया था। अगला है पॉइजनस स्पीशीज़ कौन कौन सी है। तो देखिए फ्रॉग तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, सबसे डेडलिस्ट पॉइजन किसी चीज़ के पास है वर्ल्ड में तो फ्रॉग में ही है, फ्रॉग की एक स्पीशीज़ है। ये डिस्कवरी चैनल, नेट जियो, इन सब पे काफ़ी आता रहता था। अगला फिश की देखिए अरबों वेराइटीज़ हैं। ईल एक फिश का वेराइटी है जो इलेक्ट्रिसिटी करती है, ऐसे कई पफर फिश हैं, वो पॉइजनस होती है, और भी कई फिशेस हैं बहुत पॉइजनस होती हैं, ये भी आपने अक्सर सुना होगा। तो ये दोनों तो सही है। बटरफ्लाई के भी बिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हैं, और जो कई सारे कलर बटरफ्लाइज हैं जो 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 जनरली जो ऑर्गेनिज्म ना फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते या साइज में छोटे होते हैं, वो जनरली एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे पॉइजन को यूज़ करते हैं। जैसे स्नेक्स हैं, साइज में छोटे हैं, खैर कुछ स्नेक बड़े हैं, लेकिन जो बड़े स्नेक में पॉइजन कम है, किंग कोबरा छोड़ के, जैसे पाइथन में पॉइजन नहीं होता, तो वो पॉइजन को डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर ये दोनों पता है तो थोड़ा सा रिस्क लेके इसको भी कर सकते हो। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि पीवाईक्यू में ऐसा ट्रेंड रहा है पहले भी कि इस टाइप के सवाल पूछते ही यूपीएससी पॉसिबिलिटी वाली, क्योंकि अभी भी बिलियंस ऑफ स्पीशीज़ जो हैं डिस्कवर नहीं हुई हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें होगा। ठीक है, तो वो से भी हाउ मैंने पूछा है, तो आंसर इसका है सी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द ट्री आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया। ये देखिए हिस्ट्री की किताबों में दिया है, मॉडर्न में मेडिवल में, कि कौन कौन सी स्पीशीज़ बाहर से आई है। टोमाटो या टोमेटो, पोटैटो, एक इंग्लिश टर्म है, एक अमेरिकन टर्म है, कैशू, पपाया, ये सब बाहर से आया है। रेड सेंडर, पुष्पा, ये सब इंडिजिनस है वैसे बेसिकली। हमारे कहानी में भी उनके जो बेड था कर्ण का, चंदन की लकड़ी से बना था, और वैदिक टाइम में भी चंदन की लकड़ी से हवन होते थे, पूजे होते थे। तो बहुत पहले से दिया गया इसके बारे में, जैसे कॉटन के बारे में दिया गया, चंदन के बारे में दिया गया। तो ये इंडियन वेराइटी है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाते तो आप आंसर कर सकते थे इसको। ओनली वन। अगला सवाल है रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो बेसिकली बात हो रही है थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर की, तो हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, पावर प्लांट जैसे काम करता है। और रेडियो आइसोटोप मतलब ये न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी का फॉर्म है डायरेक्टली। तो ऐसी चीज़ें क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि आप बाकी जो ट्रेडिशनल सोर्सेस ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी जगह कहाँ यूज़ होगा, न्यूक्लियर पावर सबमरीन में हो सकता है ना, स्पेस क्राफ्ट में भी हो सकता है, और कहाँ हो सकता है इसका, सोचिए, नहीं पता तो ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं। तो आप ना जब इतना समझ लिए ना, तो आप वर्ड को समझिए, पकड़िए, डायरेक्टली अगर नहीं भी पढ़ा तो वर्ड को पकड़िए, कि अगर खासकर आपने 12th में साइंस पढ़ी है, या फिर इसके बाद इंजीनियरिंग किया है, ग्रेजुएशन बीएससी किया है, फिजिक्स किया, इवन मैथमेटिक्स किया, तो आपको थोड़ा बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट बेटर डेवलप हो चुका होगा कि इस चीज़ का क्या क्या यूज़ है। तो उसकी वजह से आप बिना डरे आंसर की तरफ भाग सकते हैं। तो ये क्या, ये मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर है, फिजन मिनिएचर है कि बड़ा है, नॉट श्योर, तो इसको थोड़ा सा होल्ड पे रख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, दे आर यूज फॉर पावरिंग ऑन बोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेस क्राफ्ट। हो सकता है, जैसे हमने बात किया कि न्यूक्लियर सबमरीन में भी हो सकता है, स्पेस क्राफ्ट में भी हो सकता है, तो ये सही लग रहा है। अगला है प्लूटोनियम, ये भी देखिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, तो इसका यूज़ होता है इसमें जो वेपन डेवलपमेंट है। भाई ये जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ में है, जेम्स बॉन्ड की मूवी है द वर्ल्ड इज़ नॉट एनफ, उन सब में यही दिखाया गया, प्लूटोनियम से बॉम्ब बना रहे थे, और उसका जो एटॉमिक बॉम्ब है, एटॉमिक एनर्जी, इसका तो न्यूक्लियर पावर में यूज़ होता है, तो ये भी सही है। थोड़ा बहुत अगर मूवीज़ देखा है और बहुत ही ध्यान से देखा है, तो आप ऐसे चीज़ों को
सही कर सकते हैं। जैसे एक और सवाल था जो कोकोआ वाला, जिससे चॉकलेट बनता है, तो हाउ आई मेट योर मदर में भी इसके बारे में दिया हुआ था कि उसको चॉकलेट पसंद था बचपन में, जो भी हीरो का साइड किक था, और वो अफ्रीका में होता है, अफ्रीका में घाना कंट्री होती है। तो थोड़ी मोड़ी बात दी थी। अगर आपने कभी ध्यान से पढ़ा ये सब चीज़ें, ना भी पढ़ा देखा है, तो थोड़ा बहुत आप वो सब नॉलेज भी यूज़ कर सकते हैं आंसर के आसपास आने में। तो 2 और 3 तो सही है, पहला दूसरा नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आ गया 2 में से, 1 2 3 है, 3 है। तो बहुत ज़्यादा असर्टिव स्टेटमेंट है, वैसे आप दोनों में से एक टिक कर सकते हैं। इसका आंसर वैसे 2 3 ओनली, लेकिन आप ऐसे सवाल को तो छोड़ सकते हैं। 2 ऑप्शन के पास आ गए, 50 चांस है, 50 चांस है, तो आप चांस एक बार ले लो उसको। मैंने तो उसको मुझे ज़्यादा बहुत टू गुड टू बी ट्रू लिखा था, बहुत ज़्यादा असर्टिव, बहुत ज़्यादा जो असर्टिव लगता है ना, थोप रहा है यूपीएससी, आपको कुछ बेचने ही चाह रहा है, तो कई बार गलत होता है। डोंट बाय एवरीथिंग विच यूपीएससी सेलिंग, एक और की पॉइंट है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। जो भी आपको फेंक रहा है, कई सारी चीज़ें गलत हो सकती है, लेकिन हम लोग अथॉरिटी बायस की वजह से इसकी बात को सही मान लेते हैं, जो कि अंत में हमें नुकसान देता है। 2 नंबर बढ़ने की जगह 0.66 माइनस हो जाता है। अगला सवाल, जाइंट स्टार लिव लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार। स्टेटमेंट तो वैसे गलत है। कैसे गलत है, हमको कैसे पता? सेम स्पीशीज में जैसे आदमी कोई 6 फीट 6 इंच का है और दूसरा आदमी है 5 फीट 7 इंच का है, एवरेज हाइट का, तो ये कम जीता है। सेम स्पीशीज में वो आदमी ये ज़्यादा जीता, क्यों? बॉडी साइज ज़्यादा है, मसल साइज ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, बॉडी पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है ब्लड का। भले हार्ट साइज़ बड़ा है, लेकिन ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, तो जो बड़ी चीज़ें होती हैं उसकी लाइफ स्पैन कम होती है। बड़े बड़े जो रसलर होते हैं ज़्यादा नहीं जीते, हाइट से फ़र्क पड़ता है। जो एवरेज हाइट वाले लोग हैं वो ज़्यादा जीते हैं दूसरों के मुकाबले। सेम हेल्थ की बात कर रहा हूँ, बाकी कोई एक्सरसाइज करा ये करा तो अलग बात है। तो जाइंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार, ना ये तो गलत है वैसे भी। दूसरी बात एक और बात है, जो मच लॉन्गर है ना, सुपरलेटिव एडजेक्टिव जो वर्ड्स होते हैं ना, सुपरलेटिव एडजेक्टिव सेंटेंस, ये अक्सर यूपीएससी गलत, यूपीएससी इसको बस ट्रैप करने के लिए देता है, ये गलत होते हैं। और तुक्का ना भी लगाना तो आप ये भी लॉजिक लगा सकते हो। आई ऑलवेज प्रेफर लॉजिक ओवर तुक्का या ट्रिक्स भी काम आते कई जगह आई हैं, लेकिन आप लॉजिक पे जाइए हमेशा, तो आप सेफ साइड रहेंगे। अगला है, कंपेयर टू डॉर्फ स्टार जाइंट स्टार हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्या ये स्टेटमेंट सही है? लेकिन आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पहला गलत है ना, तो आंसर आ गया हमारा सीधे डी। ठीक है, आंसर हमारा आ चुका है, दूसरा सही ही होगा। वैसे भी जाइंट स्टार है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको, ज़्यादा एनर्जी लाएगा, साइज़ बड़ा है ना। जो बड़े चूल्हे होते हैं ज़्यादा गैस खाते हैं, छोटे चूल्हे कम गैस खाते हैं एक बार में। ये डॉर्फ स्टार ज़्यादा दिन तक रहते हैं, साइज में छोटे हैं तो कम एनर्जी खाते हैं, रेट कम होता है थोड़ा। तो आप ना ऐसे अपना जो नॉलेज यूज़ कर लोगे, लॉजिक यूज़ कर लोगे, तो कई सारे सवाल आसानी से सही कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, बहुत टफ सवाल है, लेकिन इसको भी कैसे अटेम्प्ट किया सकता है। देखिए, आपके अंदर हमेशा ना वॉरियर्स मेंटालिटी होनी चाहिए। वॉरियर का क्या काम है, चाहे हार रहा है चाहे जीत रहा है, लड़ना नहीं भूलता, भागता नहीं है। ए वॉरियर नेवर डजर्ट, अपनी जगह छोड़ के भागता नहीं हो। सवाल आपको आ रहा हो या ना आ रहा हो, उसको ट्राई जरूर करिए, उसमें सोचिए जरूर, दिमाग जरूर लगाइए, कई सारे सवाल आपके सही हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप क्या क्या लगा सकते हो, पहले तो खटाओ। अगर आपने 11th-12th में पढ़ी है केमिस्ट्री अच्छे से, हाई स्कूल में ठीक ठाक पढ़ी है, वैसे हाई स्कूल से बाहर की बात है, ये बीएससी की है, बीटेक की है, थोड़ा सा आपके पास एडवांटेज है इसमें। N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ये थोड़ा स्टेबल होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 NO2 वैलेंसी अगर आपको पता ऑक्सीजन की कितनी होती है, दो इसको चाहिए स्टेबल स्टेट में आने के लिए, इसको 3 चाहिए। NO2 थोड़ा सा स्टेबल है, 2 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है, इधर 3, इधर नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। लाफिंग गैस का दूसरा काम है, तो ये ब्लड वेसल को डायलेट करने में कैसे काम आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। स्टिल तब आंसर क्या हो सकता है, ए और सी। हालांकि इसका आंसर मुझे पता था, क्योंकि
जैसे जो हार्ट अटैक की जो मेडिसिन आती है, हार्ट अटैक की जो मेडिसिन आती है निकार्डिया या निकोर, उसमें ही बीटा ब्लॉकर यूज़ होता है। बीटा ब्लॉकर जो डायलेट कर देता है ब्लड वेसल्स को, जिससे ज़्यादा ब्लड फ्लो हो, ब्लड प्रेशर ना बढ़े। लेकिन आपको जनरली आम इंसान को आइडिया नहीं होगा, तो जनरली फिर भी वो कैसे कर सकता है। तो जो एक्टिव ज़्यादा कंपाउंड होते हैं वो इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्मूला NO, इसकी वैलेंसी तो पूरी है क्योंकि इसको 2 चाहिए, पर इसमें एक नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री रेडिकल जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, वो रिएक्ट करता है। तो आंसर इसका नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन ये बहुत टफ सवाल था। स्टिल आपने अगर इंजीनियरिंग की है, थोड़ा ये सब किया है, कभी जेई की तैयारी की, थोड़ा सा आपको आसान हो सकता है ऐसा, या थोड़ा सा आपको घर में थोड़ा बहुत या आसपास कहीं देखा हो किसी को ऐसी बीमारी ना भी हो तो भी अच्छा है। लेकिन थोड़ा अगर आप पढ़ते हो, थोड़ी सी इंक्विजिटिव हो चीज़ों को लेके, तो भी आप आंसर के आसपास पहुंच सकते हो, बट स्टिल वेरी टफ, छोड़ा जा सकता है इसको। बट देख रहे हैं आप यूपीएससी का किस लेवल पे जा रहा है। अप्लाइड केमिस्ट्री का पार्ट है ये, अप्लाइड केमिस्ट्री आसान नहीं था। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट और इन एयरक्राफ्ट। सवाल क्या है हमारा, पहले सवाल पढ़ लिया ऐसे सवाल है तो, क्योंकि सवाल नीचे दिया है, ऊपर से एग्जाम्पल दी। इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटी कैन रडार बी यूज्ड। रडार का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए इसका आंसर यूपीएससी क्या देती है मुझे पता नहीं, बट जो मुझे लगा था आइडेंटिफिकेशन नार्कोटिक्स में, देखिए रडार में डॉपलर इफेक्ट यूज़ करके आप चीज़ों की डेंसिटी समझ सकते हो। ड्रग्स की डेंसिटी अलग होगी, पाउडर फॉर्म में है, उसका हार्डनेस इंडेक्स अलग है, और जो मेटल होती है उसकी अलग होती है, तो आप उससे पता कर सकते हैं। दूसरा मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, रडार से किया जा सकता है ये, क्योंकि वो जो वाटर वेपर होता है उसकी डेंसिटी कम होती है एयर के मुकाबले, तो उससे भी आप कर सकते हो प्रेसिपिटेशन कितना हुआ डॉपलर इफेक्ट की वजह से। और भी टेक्नोलॉजी है रडार के बेसिस पे, बट ये दोनों तो है। अगला ट्रैकिंग ऑफ एनिमल माइग्रेशन, ये तो होता ही है। इवन जो सोनार है, रडार है, बैट्स और डॉल्फिन ये सब यूज़ करती हैं, सबमरीन यूज़ करती हैं। तो तीसरा तो है, आंसर है ऑल 1 2 3। हालांकि कुछ कोचिंग ने इसको दिया है कि पहला गलत है, लेकिन आई डोंट थिंक सो यूपीएससी को गलत मानेगी, तो फिलहाल मैं तो इसको ऑल मान रहा हूँ। अगला सवाल टफ सवाल है, ये 5th जनरेशन, लेकिन ये सवाल ना NDA CDS CAPF उन लोगों के लिए टफ नहीं है, क्योंकि वो लोग के क्वेश्चन इस टाइप के आते रहते हैं। और आगे भी कई सारे सवाल डिफेंस सर्विसेज के आए हैं इस यूपीएससी में। इस बार कम से कम 4 सवाल थे जो डिफेंस सर्विसेज में होने चाहिए थे, यूपीएससी ने के सिविल सर्विसेज एग्जाम में उसको डाला गया है। तो यूपीएससी देखिए ट्रेंड बदलती रहती है अपना थोड़ा सा। चलिए समझते हैं हम लोग। रफाल है, ये 4.5 है। जब कोविड के टाइम में रफाल अम्बाला कैंट में आया था तो उसमें बताया गया था कि ये है, तो आपको ये काट सकते थे, अगर थोड़ा सा उस समय ध्यान से सुना होता तो। दूसरी बात, यूपीएससी ना करंट अफेयर्स नहीं पूछती सिर्फ, हमें लगता है यूपीएससी सिर्फ साल भर करंट अफेयर्स पूछती, नहीं, यूपीएससी कंटेम्प्रेरी अफेयर ज़्यादा पूछती है, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। तो 4-5 साल में जो न्यूज़ है ना उसको पूछती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं करके 5 साल का न्यूज़ पढ़े, लेकिन जो पहले पढ़ा था ना उसको ध्यान देखिए, उसमें सोचिए, कोई बड़ी बड़ी न्यूज़ थी उसी को पूछिएगा, छोटी न्यूज़ नहीं पूछिएगा पुरानी। तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा मिग हम लोग बहुत पहले काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। ये मुझे मेरे ख्याल से ये 3rd जनरेशन है, 5th तो बिल्कुल नहीं है। तेजस MK1 ये भी 5th नहीं है, क्योंकि इंडियन तेजस इंडिया ने बनाई है, इंडियन अभी भी कोई 5th जनरेशन नहीं आई है अभी तक। 5th जनरेशन कौन सी है हमारे पास कोई नहीं, वर्ल्ड में कौन सी है, F-35 USA की, और क्या है, सुखोई का कौन सा वर्जन है, आई थिंक Su-57, और एक है चैंगदू J-20 चाइना का। ये तीनों हैं 5th जनरेशन की वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया क्या किस पे काम कर रहा है, हम काम कर AMCA AMCA पे। ये 5th जनरेशन होगा, हमें खरीदना पड़ेगा बाहर से। इस पर काफ़ी टाइम से इसके लिए बजट अलोकेट करने की बात हो रही है, इसलिए शायद ये न्यूज़ में था AMCA की वजह से। लेकिन वो 5th जनरेशन अभी हम खरीद नहीं पाए, और कोई वर्ल्ड में तीनों के अलावा कोई मेजर पावर है नहीं उनके पास, या जो एयरक्राफ्ट हैं 5th जनरेशन। तो आंसर इसका क्या है, नन। देखिए मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ, ये वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको अप्रोच करोगे तो आसान हो जाएगा, वरना तो जल्दी में आंसर बताओ, आंसर की बहुत कोचिंग ने निकाला है, फ़ायदा क्या। आपको ये एप्टीट्यूड डेवलप करना है। पता नहीं कितने लोग ये देखेंगे, लेकिन जो देखेगा ध्यान से उसको फ़ायदा होगा। दिस इज़ बेसिकली ट्रेनिंग।
अगले सवाल पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स। हाइड्रोजेल मतलब ऐसा जेल, जेल तो आप जान रहे हो जेल ही होता है, वाटर होता है, यूज होगा तो बेसिकली स्पॉन्ज टाइप का काम करेगा, जैसे थर्मोकोल टाइप के कई सारे होते हैं ना जो वाटर अब्जॉर्व कर लेते हैं और काफ़ी देर तक रखता है। तो ये नाम से क्लियर है, इसकी एटमोलॉजी से क्लियर है, इटीमोलॉजी से कि इसका काम क्या है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, आप इंग्लिश थोड़ी सी समझो, वर्ड को तोड़ो तो अब आंसर आ जाएगा। कंट्रोलिंग ड्रग डिलीवरी पेशेंट, हाँ ठीक है भाई, वाटर कई सारी चीज़ों में वाटर निकलता जाता है, तो ड्रग डिलीवरी के लिए हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मोबाइल एयर कंडीशनिंग के लिए कर सकते हैं। मोबाइल एयर कंडीशनर में है कि आपको वेंटिलेशन देना है और चीज़ों को इंसुलेट रखना है, इंसुलेशन देना है, तो ये हाइड्रोजन बहुत गुड अब्जॉर्वर है हीट का, शायद, या हो सकता है, इसके नाम से तो लग रहा है, तो ये भी सही लग रहा है। तीसरा, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, साइंस में पॉसिबिलिटी अक्सर होती है, तो आंसर इसका डी होना चाहिए और डी ही है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज एग्जॉस्ट पाइप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक पावर्ड बाय हाइड्रोजन। मैंने कुछ वर्ड कम बोले हैं, लेकिन सवाल यही है कि जो फ्यूल सेल है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उसकी एग्जॉस्ट पाइप से क्या निकलता है, वाटर वेपर। फ्यूल सेल बेसिकली हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सेल होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है वाटर। ये सवाल रिपीटेड है, बस फॉर्म बदल गया, लेकिन सवाल रिपीटेड यूपीएससी का कई बार आ चुका है भाई ये तो सवाल। ये सवाल मैं देखिए, ये सवाल मैं 2 साल से इसकी तैयारी कर रहा था कि सवाल आएगा आएगा आएगा, और आ गया। इवन मेंस में इसके बारे में लिखा था मैंने 2023 में। बेसिकली ये है ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी बैटरी। इसका क्या मतलब होता है, एक बड़ा सा हमने टावर बना दिया, टावर के ऊपर टंकी लगा दी पानी की, और सोलर सेल से इसको चार्ज कर रहे हैं, घर चार्ज हो गया हमारा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी से पानी ऊपर भेज दिया, अब यहाँ पर टर्बाइन लगा दिया। दिन में देखिए सोलर एनर्जी की दिक्कत है कि दिन में तो आप यूज़ कर लोगे, रात में कैसे यूज़ करोगे, बैटरी चाहिए, बैटरी नहीं तो कैसे, फिर लेड वाली बैटरी, सल्फर वाली बैटरी, ये सब यूज़ करोगे। लेकिन बिना जो केमिकल वाली बैटरी, इसके बिना भी आप रात को बिजली ले सकते हो, हाँ ले सकते हो। उसमें ये कॉन्सेप्ट आया था, यूट्यूब में काफ़ी देखता हूँ, उसमें ये दिया था। जैसे टावर है, नीचे टर्बाइन है, पानी भर दिया, अब रात को क्या होगा पानी नीचे आएगा, ये नीचे का और पाउंड होगा, उसमें जाएगा, ये यहाँ पे फिशिंग होगी, सामान होगा, पानी स्टोरेज होगा, और जब ये नीचे जाएगा तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इसको पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर बोलते हैं। तो नाम थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, बेसिकली इसको ग्रेविटी बैटरी बोलते हैं कई जगह पे। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं भाई, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज इसके लिए काम आता है। लिफ्ट इरिगेशन ना ना। तो आप देखिए नॉलेज को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी वर्ड के ऊपर है ना, पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, नाम खतरनाक है पर चीज़ खतरनाक नहीं, कॉन्सेप्ट सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। सारे जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगला है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, देखिए ये भी रिपीटेड है, किसके ऊपर बात हो रही है भाई, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में सेमी 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 परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर पास होता है ऑस्मोसिस में। रिवर्स में क्या होगा, हम लोग आर ओ बेसिकली हर आर ओ रिवर्स ऑस्मोसिस करता है। एक मेम्ब्रेन है, पतली सी झिल्ली है, उससे फोर्स किया जाता है प्रेशर से, तो वाटर साफ पानी साइड आ जाता है। तो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर काम भी है ये भाई। तो उसमें हम क्या साफ़ करेंगे, गंदे पानी को अलग करके साफ पानी बना सकते हैं, और ये तो करता है ना, ये सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर बना सकते हैं। ये यही है चीज़ें, बस आपको इसका मतलब समझने आना चाहिए। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं, ड्रग डिलीवरी नहीं, वैक्सीन नहीं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ठीक, इसका आंसर आ गया। अगला सवाल, आज का लास्ट सवाल, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कोलेटरल बोरिंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। कोलेटरल मतलब गारंटी, गारंटी देखिए ये भी वर्ड का खेल है। आप कहीं से लोन लेते हो ना तो पूछेगा गारंटी क्या है, बदले में क्या दोगे आप हमें, गिरवी क्या रखोगे, जैसे मदर इंडिया मूवी में था, तो गिरवी कुछ रखने, अगर आपको लोन चाहिए तो साहूकार को कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो कोलेटरल एट बोरोइंग और लैंडिंग ऑब्लिगेशन का चीज़ लैंड करे तो एक ऑब्लिगेशन है आप पे। जैसे आप कार लोन ले रहे हो तो आप कई बार एफडी कोलेटरल देनी पड़ती है या कोई और कागज़ देने पड़ते हैं, तो कोलेटरल एट बोरोइंग है। तो किस टाइप का मार्केट है ये, बॉन्ड मार्केट नहीं भाई, फॉरेक्स नहीं, मनी मार्केट, बैंकिंग सिस्टम, मनी मार्केट। सिंपल सवाल था बस, देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था ये,
सिंपल वर्ड में लिख देता सब आदमी कर लेता, लेकिन इतने बड़े बड़े वर्ड लिख देंगे तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है इसका मतलब क्या है। तो दिखाओ में ना जाओ, अपनी अकल लगाओ, उस प्राइड से नहीं, नॉलेज से, रीजनिंग से अपनी शार्पनेस बढ़ाओ और वॉरियर मेंटालिटी से ये सब सवाल को अटेम्प्ट करो बिना डरे। आई एम श्योर आप 6-7 सवाल आसानी से एक्स्ट्रा कर पाओगे, तो पहले भी कर सकते लेकिन डर के मारे नहीं कर पाते थे। तो आज के लिए साइनिंग ऑफ, गुड लक, बाय।